नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान किताब का 8वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। तो हम इस अध्याय में राजस्थान के प्रमुख आजीविका के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आजीविका के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं वह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु व आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर पर निर्भर करता है। यानी जो जीवन निर्वाह करता है मनुष्य, उसके जो काम होते हैं वो उस वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर, वहाँ की जलवायु व आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक व शैक्षणिक स्तर कैसा है उस पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है, यानी राजस्थान में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में मिलती है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अतः यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन व खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग व सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बड़ी है। तो राजस्थान में खनिज संपदा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और यहाँ की जलवायु यानी सर्दी, गर्मी, वर्षा, इसलिए यहाँ पर लोग कृषि कार्य करते हैं, पशुपालन करते हैं और खनन भी करते हैं, खनन कार्य भी करते हैं। और आर्थिक विकास के लिए पर्यटन, राजस्थान में विभिन्न पर्यटन क्षेत्र भी हैं और उद्योग धंधे और सेवा क्षेत्र, ये सारे यहाँ पे लोगों के मुख्य कार्य हैं। राजस्थान में कृषि, तो आइए देखते हैं राजस्थान में कृषि का है वो रोजगार, लोगों की आजीविका में किस प्रकार महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है, मरुस्थलीय भूभाग है, उसका प्रतिशत है वो 60% है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है, अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती है। तो राजस्थान की जो कृषि है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है। उसका कारण है, अगर मानसून होगा तो ही यहाँ पे लोग कृषि कर पाएंगे, खेती कर पाएंगे। यानी मानसून की जो बारिश होती है वो नहीं होती है तो लोग कृषि नहीं कर पाते हैं, और मानसून की बारिश अच्छी हो जाती है तो खेती लोग आसानी से बड़े स्तर पे करते हैं। तो राजस्थान की कृषि है उसको मानसून का जुआ कहा गया है। अब यहाँ पर वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, जिसमें पहली है रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है तथा गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। इसमें गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों आदि की प्रमुख फसल है। रबी की फसल की बुआई है वो राजस्थान में सर्दी का मौसम जब प्रारंभ होता है उस समय की जाती है और इसकी कटाई गर्मी आते समय मार्च अप्रैल में की जाती है। और इसकी जो रबी की प्रमुख फसलें राजस्थान में है गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों आदि, ये प्रमुख रबी की फसलें। फसलों का दूसरा प्रकार है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं, वह शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। इसमें मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि हैं। खरीफ की फसल है वो बारिश का जब मौसम शुरू होता है उस समय बोई जाती है और सर्दी का मौसम आते समय उसको काट लिया जाता है। तीसरा प्रकार है फसल का जायद की फसल। यह फसल मार्च अप्रैल से जुलाई तक ली जाती है। इस समय खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। जायद की फसल है उसकी बुआई है वो मार्च अप्रैल में होती है और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। और जायद की फसल में मुख्य रूप से खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि बोए जाते हैं या उगाए जाते हैं। अब है राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण। कृषि में पिछड़ेपन के क्या कारण हैं वो हम यहाँ जानते हैं। पहला है प्राकृतिक कारण, बार बार सूखा, रेतीली, ऊसर व बंजर भूमि, मृदा अपरदन। तो राजस्थान का लगभग 60% भाग है वो मरुस्थल है, तो यहाँ पर रेतीली ज़मीन है, ऊसर ज़मीन है, वह बंजर भूमि और मृदा अपरदन। रेतीली जो भूमि है मरुस्थलीय, वो मृदा अपरदन वहाँ पे ज़्यादा होता है और बार बार सूखा पड़ता है, बारिश की कमी की वजह से कई बार सूखा पड़ता रहता है। दूसरा है आर्थिक कारण, किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीक से कृषि सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी। आर्थिक कारणों में मुख्य रूप से किसान है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर है। इसके अलावा जो उनकी उपज होती है, किसानों को जो खेती में उपज मिलती है उसका मूल्य भी उनको कम मिलता है। और कृषि में जो तकनीक काम में ली जाती है वो पुरानी है। इसके अलावा सिंचाई के साधनों की कमी है, रेगिस्तानी भाग होने के कारण सिंचाई के साधनों की यहाँ पर कमी पाई जाती है। इसके अलावा उत्तम खाद बीज यानी अच्छी किस्म के खाद व बीज की भी कमी है। तीसरा है संगठनात्मक कारण, भूस्वामित्व समस्या, नीतिगत कमजोरी। भूस्वामित्व यानी कुछ लोगों के पास बड़ी मात्रा में, बड़े क्षेत्रफल में भूमि है और कुछ लोग भूमिहीन हैं, और इसके अलावा नीतिगत कमजोरियां भी इसका मुख्य कारण है।
अब है राजस्थान में कृषि की विशेषताएं। राजस्थान की जो कृषि है उसकी क्या क्या विशेषताएं। पहली विशेषता है देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। इन तीनों फसलों का देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो राजस्थान में होता है, बाजरा, सरसों व ग्वार। दूसरी विशेषता है उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। वैसे ये जो उत्पादन के स्थान है इनमें कई बार परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन हमें जो किताब दे रखी है उसमें वर्तमान में यही इनके स्थान दे रखे हैं। तीसरा है पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्य पदार्थ है। पश्चिमी राजस्थान, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसमें सर्वाधिक बोया जाने वाला जो खाद्य पदार्थ है वो बाजरा है। इसकी चौथी विशेषता है दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। दक्षिणी राजस्थान यानी जो मेवाड़ का भाग है उसमें ज़्यादातर क्षेत्र में मक्की बोई जाती है। जैसे मारवाड़ में बाजरा बोया जाता है उसी प्रकार मेवाड़ में है मक्की बोई जाती है, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उसमें। पांचवी विशेषता राज्य में श्री गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा गेहूं है वो गंगानगर जिले में उत्पादित किया जाता है। छठी विशेषता पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। तो पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के आने से काफ़ी बड़े भूभाग पर सिंचाई की सुविधा विकसित की गई है। सातवीं विशेषता है सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। कहने का तात्पर्य राजस्थान में जो सिंचाई का क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा 66% भाग है उसमें सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचाई क्षेत्र बहुत कम है, यानी कुछ ऐसे भाग भी है जहाँ पर तालाबों के जो पानी है उससे सिंचाई की जाती है। अब है राजस्थान में पशुपालन। कृषि के साथ पशुपालन भी राजस्थान के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है। राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही आजीविकोपार्जन का सहज साधन है। यानी बारिश कम होती है और भौगोलिक परिस्थितियाँ कठिन है, इसकी वजह से वहाँ पर कृषि करना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। तो लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए पशुपालन को भी अपना एक अच्छा साधन मानते हैं। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित है ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। यानी मरुस्थलीय भाग होगा या जो पर्वतीय भाग होगा वहाँ पर कृषि के क्षेत्र कम उपलब्ध होंगे, इसके अलावा औद्योगिक रोजगार भी वहाँ पर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पशुपालन इनके लिए एक सहज साधन बन जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। पशुपालन से रोजगार के अलावा इनको दूध, दही, घी आवश्यक वस्तुएं, इसके अलावा चमड़ा है और भी कई प्रकार की वस्तुएं हैं, ये मिलता रहता है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। यानी पशुओं की जो संख्या है उसमें राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा भी संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं। मरुस्थलीय व पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर तो लोग पशुपालन करते ही हैं। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में कृषि की जाती है वो भी अपने कृषि के साथ साथ पशुओं को पालते हैं। अब है राजस्थान के पालतू पशु। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां व भेड़ पालन बहुतायत से किया जाता है। बहुतायत यानी बड़ी मात्रा में इनका पालन किया जाता है, ऊंट, बकरियां व भेड़। उसका कारण ये जो जानवर हैं, तीनों जानवर, ये राजस्थान की जो मरुस्थलीय वनस्पतियां हैं, कंटीली झाड़ियां हैं, इनको खाकर ये आसानी से अपना पेट भर लेते हैं। राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। जो 20वीं पशु गणना हुई थी 2019 में, उसके अनुसार राजस्थान में ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय व भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। भैंसों और गायों की जो संख्या है उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। अब है पशुपालन से लाभ। पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है व पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है।
तो पशुओं से कई प्रकार के दूसरे रोजगार भी लोगों को प्राप्त होते हैं, जैसे घी है, मक्खन है, दही आदि। इनसे भी लोग आसानी से पैसे कमा सकते हैं, आसानी से धन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डेयरी उद्योग है, ऊन है, परिवहन है, यानी तो रेगिस्तानी इलाकों में परिवहन में भी इन पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके अलावा चमड़ा है, चारा उद्योग, यानी पशुओं के लिए चारे की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। तो राजस्थान में जो पशुओं से उत्पादन होता है उसका विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। पशुपालन में समस्याएं, अब हम देखते हैं पशुपालन में लोगों को क्या क्या समस्याएं होती हैं। पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। पशुपालकों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, जिसके कारण वे अपने पशुओं को पौष्टिक आहार व उनका सही समय पे इलाज नहीं करवा पाते हैं। पशुपालक के पास कमज़ोर व घटिया नस्ल के पशु हैं। पशुपालकों के पास ऐसे पशु हैं जो कमज़ोर हैं या उनकी नस्ल है वो सही नहीं है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता पे भी प्रभाव पड़ता है। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है। चारागाह यानी पशुओं को चराने के लिए जो भूमि है उसकी जो पर्याप्तता है वो कम है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं, पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। पशुपालन है वो राजस्थान में परंपरागत तरीके से पीढ़ियों से जो चला आ रहा है उसी को करते हैं लोग, उसका व्यावसायीकरण नहीं करते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। बार बार के सूखे व अकाल से पशुधन कम हो जाता है। तो सूखे व अकाल की वजह से पशुओं के चारे में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से इनकी संख्या भी कम हो जाती है। राजस्थान में खनन, कृषि व पशुपालन के बाद अब तीसरा जो क्षेत्र है आजीविका का वो है खनन। राजस्थान में कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में कई प्रकार के खनिज मिलते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। 67 प्रकार के खनिज है उनका राजस्थान में खनन किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है, सबसे ज़्यादा रॉक फॉस्फेट मिलता है। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। इन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफ़ी अवसर हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्याप्त प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियाँ पूरी तरह से गायब हो चुकी है। इसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो राजस्थान में अवैध बजरी और दूसरे खनन है उनसे अरावली पर्वतमाला को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस प्रकार हमने देखा कि राजस्थान में कृषि पशुपालन व खनन ये आजीविका के 3 मुख्य साधन हैं। अब हम इस पाठ के जो प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न, उनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शब्दावली। आजीविका, रोजगार, जीवन निर्वाह हेतु किए जाने वाला कार्य है। ऐसे काम जिनसे हम अपना जीवन व परिवार का जीवन निर्वाह कर सके वो आजीविका कहलाते हैं। अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा, ज़्यादा बारिश होना उसको अतिवृष्टि कहा जाता है। निर्यात, देश से माल बाहर अन्य देशों को। राजस्थान या अपने देश में अगर कोई माल तैयार किया जाता है, कोई सामान बनाया जाता है, उसको दूसरे देशों में जब हम भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं, निर्यात कहा जाता है उसको। अब है अभ्यास प्रश्न। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए। रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? पहला कोष्ठक वाला प्रश्न है, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो मक्का, बाजरा, कपास, गेहूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ है वो रबी की प्रमुख फसल है। दूसरा कोष्ठक है, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो मरुस्थलीय भाग में राजस्थान में बोया जाता है बाजरा, और दक्षिणी भाग में हम मक्का ज़्यादा बोते हैं। तो इस कोष्ठक में आ जाएगा ब। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में ऊँट व गधों पशु की संख्या में चिंताजनक गिरावट हुई है। यानी राजस्थान में जो 20वीं पशुगणना हुई थी उसमें ऊँटों व गधों की जो संख्या उसमें चिंताजनक गिरावट यानी इनमें कमी आई है।
लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, लघुत्तरात्मक में पशुपालन से क्या लाभ है? इसका उत्तर हो जाएगा, पशुपालन से रोजगार, पौष्टिक आहार, डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों का विकास तथा पशु उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो पशुपालन से कई प्रकार के रोजगार मिलते हैं, जिसके अलावा पौष्टिक आहार, डेयरी उद्योग, ऊन, परिवहन, चमड़ा व चारा आदि क्षेत्रों में हमें रोजगार मिलता है। इसके अलावा जो पशु उत्पादन है उनका जब हम विदेशों में निर्यात करते हैं तो वहाँ से हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है, जो देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाती है। प्रश्न संख्या 2, किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? तो हमें राजस्थान में जो एकाधिकार वाले खनिज है उनके नाम बताने हैं। तो इसका उत्तर होगा सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है। अब है लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, पशुपालन क्षेत्र की 2 प्रमुख समस्याएं लिखो। हमें 2 समस्याओं को लिखना है पशुपालन के क्षेत्र की। पहली समस्या है, पशुपालन निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते हैं। पशुपालक है उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, जिसके कारण वे पशुओं को पौष्टिक आहार नहीं खिला पाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इलाज भी वो नहीं करवा पाते हैं। दूसरी समस्या है इनके, पशुपालक के पास कमज़ोर व घटिया नस्ल के पशु हैं। पशु या तो कमज़ोर है या उनकी नस्ल है वो घटिया है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में अवैध खनन से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं? तो अवैध खनन से जो दुष्परिणाम हो रहे हैं वो इस प्रकार हैं। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्याप्त प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। इसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं। अवैध खनन के कारण क्या है कि अरावली पर्वतमाला की कुछ पहाड़ियां हैं उनको ही गायब कर दिया गया है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में 8वां अध्याय को पढ़ा। अगले वीडियो में अगला अध्याय पढ़ेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।